हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम इंग्लिश का एक एडवांस स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ बने रहना है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम हिंदी वाक्यों का कुछ ऐसा अटपटा उपयोग करते हैं कि अगर हमें इंग्लिश में बोलना पड़ जाए तो हम फंस जाएंगे, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे आप बोलते हैं, अगर मेरे बस की होता तो मैं वहां पलक झपकते ही पहुंच जाता। अगर मेरे बस की होता तो मैं अभी 1 लाख रुपया आपको दे देता। अगर मेरे बस की होता तो मैं आपको अंग्रेजी एक ही दिन में सिखा देता। अगर मेरे बस की होता तो मैं उसको बहुत बुरी तरीके से मारता। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मेरे बस की, अगर आपके बस की, अगर उनके बस की, अगर हमारे बस की, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, एक रूल फॉलो करना है। इसके बाद आपको 20 सेंटेंस बना लेने हैं और ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आइए यहाँ पर जानते हैं रूल। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ देता हूं मैं एक। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बहुत मारता। देखिए यहाँ पर अगर या यदि की सेंस में हम इफ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो कि करता होता है। अगर मैं कर रहा हूं तो मैं को हम इंग्लिश में आए बोलते हैं। आप कर रहे हैं तो यू, हम कर रहे हैं तो वी, वह कर रहा है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। चलिए, इसी प्रकार इसके आगे हैड का प्रयोग करना है आपको। फिर है पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी आप अधिकार की बात करेंगे, किसके अधिकार में है कोई चीज। मान लीजिए अगर मैंने बोला मेरा तो माय, आपका तो योर, हमारा तो आर, उसका तो लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, उनका अगर लोग हैं बहुत सारे तो देयर, निर्जीव वस्तु है तो इट्स। ये होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद वे का इस्तेमाल करना है। वे को हम रास्ता, तरीका, तरकीब, जरिया बोलते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट फिर से आया है। इसके बाद वुड का प्रयोग करना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस इतना सा फॉर्मूला याद कर लीजिए और इसके बाद देखिए सेंटेंस आप खुद ही बनाते जाएंगे। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बहुत मारता। इफ मीट कर रहा है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड मीट कर रहा है, फिर से पोजेसिव एडजेक्टिव माय का प्रयोग है, वे का प्रयोग है। देखिए यहां तक आ चुके हैं हम। फिर है सब्जेक्ट दोबारा आए, उसके बाद वर्ड, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट और ऑब्जेक्ट हिम सिवियरली। देखिए अब देखते हैं इसको। अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माय वे आई वुड बीट हिम सिवियरली, यानी बहुत बुरी तरीके से या कठोरता से उसको दंड देता या मारता। अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा होने नहीं देता। इफ आई हैड माय वे आई वुड नॉट लेट इट हैपन, ऐसा नहीं होने देता। ऐसे ही देखते हैं यहाँ पर एक और सेंटेंस। अगर आपका बस चलता तो आप एक दिन में अंग्रेजी सीख लेते। इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट? इफ यू हैड योर वे, देखिए वही चीज है, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव यानी उसके अधिकार में है, और फिर से सब्जेक्ट है, यू वुड लर्न इंग्लिश इन सिंगल डे। अगर उसका बस चलता तो वह मेरी मदद जरूर करता। इफ ही हैड हिज वे ही वुड श्योरली हेल्प मी। अब देखते हैं लास्ट। अगर उसका बस चलता तो वह मुझे बाहर निकाल देता। इफ ही हैड हिज वे ही वुड सैक मी। सैक मतलब किसी को बर्खास्त करना होता है, निकाल देना होता है। तो ऐसे ही आप 10 सेंटेंसेस अपनी मर्जी से बनाइए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर हमारा बस चलता तो हम ये जगह छोड़ देते, तो मैं इसको इंग्लिश में ऐसा बोल सकता हूं, इफ वी हैड आवर वे वी वुड लीव दिस प्लेस। आमतौर पर जब आप अपने जीवन में कभी कभी रूखा व्यवहार कर देते हैं किसी के साथ, तो आप एक वाक्य को यूज करते हैं, तो क्या, या फिर तो क्या हुआ, यानी आपको परवाह नहीं है किसी भी चीज की। ऐसे ही इसी चीज को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो व्हाट। समझ में आई आपको बात? यही हम सीखने जा रहे हैं। चलिए आइए सीखते हैं। सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो क्या, यानी आपको एक्सप्रेशन डालना है वट एवर, कुछ भी हो। इसका मतलब यह है कि आपको कोई परवाह नहीं है, यू आर नॉट बोदर्ड अबाउट दैट। तो वट एवर भी इसी का ही सेंस है। अब देखते हैं रूल। रूल में सो वट लगाएंगे आप पहले, और इसके बाद एक सब्जेक्ट का, एक वर्ब का, एक ऑब्जेक्ट का, यानी एक फुल सेंटेंस का होना कंपलसरी है, तभी मीनिंगफुल बात कही जाएगी। सेंटेंस को देखते हैं। तो क्या हुआ अगर हमें थोड़ी देर हो गई। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो व्हाट इफ वी आर अ लिटिल लेट, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। इसी को अब देखते हैं।
तो क्या हुआ अगर मुझसे कोई भी सहमत नहीं? इसी को देखिए, सो व्हाट इफ नोबडी अग्रीज विद मी, यानी मुझे क्या परवाह है किसी की भी, कोई भी सहमत हो असहमत हो, तो क्या जो तुम कह रहे हो वहां कुछ भी नहीं बचा? तो व्हाट इफ यू आर सेइंग देयर इज नन लेफ्ट। अगला देखते हैं सेंटेंस, तो क्या हुआ अगर मैं 35 वर्ष का हूं और मैंने शादी नहीं की? तो व्हाट इफ आई एम 35 एंड आई एम नॉट मैरिड। अगला देखते हैं सेंटेंस, तो क्या हुआ असलियत में, यानी तो क्या हुआ असलियत में, तो ये वही चीज है, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों काफी इजी फ्रेज है और सेंटेंसेस की मदद से आपको याद हो गया होगा। 5-6 सेंटेंस आप अपने तरफ से भी बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, और मुझे कोई भी दुविधा परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना। आमतौर पर जैसा कि आप कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, बात यह है कि वो मेरे साथ चलता तो फिर बड़ा मजा आता, बात यह है कि सब्जी में नमक कम होता तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता। तो ऐसे ही हम इस रूल को जानते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं द थिंग इज। द थिंग इज को हम बोलते हैं बात यह है कि, या फिर बात यह है कि। अब यहाँ पर इसका रूल समझते हैं। रूल बोलता है कि आप सबसे पहले तो द थिंग या फिर थिंग की जगह आप पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद इस का प्रयोग करेंगे अगर वर्तमान सिचुएशन में बोल रहे हैं। अगर पिछली सिचुएशन में बोलेंगे तो वॉज कर देना है बस आपको। इसके आगे आप डैट लगा सकते हैं, नहीं तो डैट नहीं लगाएंगे तो लिखते हुए आपको कोमा लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, यानी कि एक सेंटेंस का होना जरूरी है। चलिए अब यहाँ पर जानते हैं अपने सेंटेंस के थ्रू। बात यह है कि समुद्री खान पान मुझे सुहाता नहीं है, तो इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं द थिंग इज आई एम एलर्जिक टू सी फूड। देखिए एलर्जिक टू किसी के भी साथ जोड़ सकता हूं। मान लीजिए अगर मेरे को कोई भी चीज सुहाती नहीं है, सपोज मुझे मशरूम खाते ही मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई एम एलर्जिक टू मशरूम। तो वही लॉजिक आपको किसी भी खाने के साथ जो आपको भाता नहीं हो, सुहाता नहीं हो, उसके साथ आप बोलेंगे ये वाला फ्रेज एलर्जिक टू, और आगे जो भी पसंद ना हो। चलिए द थिंग इज आई एम एलर्जिक टू सी फूड। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखते हैं। बात यह है कि तुम दूसरों को हमेशा आंक नहीं सकते, यानी कि अपनी राय हर किसी के प्रति प्रकट नहीं कर सकते। द थिंग इज दैट यू कैनॉट ऑलवेज जज अदर्स, ऐसे करके बोलना है आपको। तो थिंग इज आपने जोड़ा, फिर आपने डैट जोड़ा, फिर यू कैनॉट ऑलवेज जज अदर्स। देखिए यहाँ पर और यहाँ पे डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने डैट नहीं बोला था तो कोमा लगा दिया, यहाँ डैट बोला है तो कोमा नहीं है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। बात यह है कि ये पागलपन था, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में द थिंग इज दैट इट वाज जस्ट क्रेजी। ऐसे ही लास्ट सेंटेंस देखते हैं। बात यह है कि ये सबसे छोटी बातों पर भी पागल हो जाती है या फिर बिगड़ जाती है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द थिंग इज शी गेट्स मैड एट द लिटिलेस्ट थिंग्स। लिटिलेस्ट मतलब बिल्कुल छोटी बातों पर भी पागल हो जाती है, अपना संतुलन खो बैठती है। अक्सर आप एक वाक्य बोलते हैं, हमेशा की तरह आज भी तुमने गलती कर ही दी, हमेशा की तरह आज भी तुम लेट आए हो, यानी देरी से आए हो। इसको इंग्लिश में जो हमेशा की तरह है एज यूजुअल बोलते हैं। चलिए क्या बोलते हैं? एज यूजुअल, हमेशा की तरह, आमतौर पर, या फिर अक्सर। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था ना, आप अक्सर ऐसा वाक्य बोलते हैं। चलिए यहाँ पर नियम को जानते हैं। रूल, एज यूजुअल हमेशा की तरह, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सेंटेंस का होना जरूरी है। ये एज यूजुअल शुरू में भी लिखा जा सकता है, अंत में भी लिखा जा सकता है। सेंटेंस को समझते हैं। हमेशा की तरह आज भी ये देरी से आई है। She is late today या फिर she is late as usual। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमेशा की तरह मैंने अपना सोने का थैला खोल दिया है। अभी सोने का थैला कोई गोल्ड का बैग नहीं है कि सोने बांट रहा है वो, ये है स्लीपिंग बैग यानी सोने का थैला। तो अनरोल्ड को बोलते हैं खोलना। आई अनरोल्ड माई स्लीपिंग बैग एज यूजुअल। अगला सेंटेंस, हमेशा की तरह वह अंधाधुंध पीकर आया है, यानी बेशुमार पीकर आया है, बेहिसाब पीकर आ गया है।
तो इसको बोलते हैं ही केम होम ब्लाइंड ड्रंक। ब्लाइंड ड्रंक यानी कि अंधाधुन पीकर आया है, एज यूजुअल। अगला सेंटेंस, ये लो हमेशा की तरह मुझ पर सारे दोष लगा रहे हो। इसको हम बोलते हैं ये लो को देयर यू गो। देयर यू गो ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन मी एज यूजुअल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि आपके लिए है। आप कमेंट सेक्शन में इसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे, गलती या सही मैं आपको उत्तर दूंगा रिप्लाई में। हमेशा की तरह बैठक में ज्यादा लोग नहीं थे। चलिए इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कल शाम मेरा एक दोस्त आया, मुझे आकर बोला कि क्या तुझे मालूम है प्रशांत को तो शराब पीने की लत लग गई। तो मैं भी कौन सा कम था, मैंने भी बोला कि क्या तुझे मालूम है सोहन को तो सिगरेट पीने की लत लग गई। अब जो ये लत लगना शब्द है, आदी होना, आसक्त हो जाना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अडिक्टेड टू। इसी को हम आज सीखेंगे। चलिए अडिक्टेड टू, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अडिक्टेड। अडिक्टेड 50 बार प्रैक्टिस करनी है, एडिक्टेड नहीं बोलना है, अडिक्टेड टू। इसको हम हिंदी में लत बोलते हैं, यानी एक ऐसी हैबिट जिसको हम रोजमर्रा करते ही हैं लेकिन ये छुटानी बड़ी ही मुश्किल होती है। लेकिन अभी हमें लत नहीं लगी, लेकिन एडिक्शन का शिकार बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे हैबिट बन रही है, तो हम गेट का इस्तेमाल करके बोलते हैं आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू अल्कोहल, यानी मैं धीरे धीरे शराब में लिप्त हो रहा हूँ, आसक्त हो रहा हूँ, यानी अभी नहीं हुए। तो गेट एडिक्टेड टू आदि होने को बोलते हैं, आसक्त होने को बोलते हैं। चलिए नियम को सीखते हैं। नियम है एक सब्जेक्ट चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं, इसके आगे एडिक्टेड टू लिखेंगे आप। फिर एक नाउन हो सकती है या फिर एक जेरेंड हो सकता है। जेरेंड को हम ऐसे समझते हैं जैसे एक वर्ब होती है, तो इसको एज अ नाउन ट्रीट करने के लिए हम उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला धुआं, धुआं यानी सिगरेट वाला। स्मोक, स्मोक के आगे अगर आईएनजी जोड़ूंगा तो वो जेरेंड बन जाएगा, कहलाएगा स्मोकिंग। स्मोकिंग का अर्थ ही भिन्न हो गया, ये हो गया धूम्रपान, तो अब ये नाउन बन गया है। इसके आगे अदर वर्ड यानी कोई भी अन्य शब्द हो सकता है, बड़ा ही सिंपल रूल है। आइए यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। उसको संगीत सुनने की लत है, यानी वह आदी हो चुकी है। He is addicted to music। ऐसे ही कुछ भी बना सकते हैं आप, ऐसे 5-6 सेंटेंस बनाना। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह नशा करने का आदी बन गया। नशा करना, अब देखिए इसको he became addicted to the drugs। यहाँ पे ड्रग्स किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, नशे के लिए। चलिए अगर मैं बोलता हूँ कि ये व्यक्ति अभी नशा कर रहा है, इसको जाकर पकड़ो, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि he is doing drugs now, please capture him। समझ गए आप। अब यहाँ पर देखिए बूढ़े व्यक्ति ने अपने आप को पीने का आदी बना लिया। यहाँ पे पीने की सेंस है शराब पीने का। अब देखते हैं the old man addicted himself, अपने आप को टू ड्रिंकिंग। देखिए जेरेंड आ गया ना, नाउन की जगह इस वक्त जेरेंड है, तो ये भी नाउन ही है, इसमें हमने आईएनजी जोड़ा है, तो ये क्या बन गया, ड्रिंकिंग। कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब ये स्पेसिफिकली शराब पीने से संबंधित है, इसका अर्थ ही वही है। अब देखते हैं एक और सेंटेंस, से कश मारने की लत है। देखिए कितना अच्छा शब्द मैं आपको सिखा रहा हूँ, ही इज एडिक्टेड टू फैग या फैगिंग। तो ध्यान रखना, कश मारना यानी कश किससे मारते हैं, सिगरेट से। सिगरेट मत पिया करो, बहुत ही हानिकारक होता है। स्मोकिंग इज पर्निशियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये भी दोनों फ्रेज याद कर लो आप। चलिए फैगिंग जोन होते हैं कुछ कॉर्पोरेट्स में, विदेशों में, भारत में बहुत कम है। पब्लिक एरिया में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए ताकि दूसरों को पैसिव स्मोकिंग का आप शिकार ना बनाए, उनको नुकसान ना हो, उनके फेफड़ों को नुकसान ना हो। चलिए ऐसे ही जोन जो होते हैं उनको फैगिंग जोन या फिर फैग जोन भी बोल सकते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। बच्चे को कंप्यूटर गेम्स खेलने की लत है, अब ये भी मुझसे बनवाओगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर इसको ट्रांसलेट करके बताओ सही गलत, मैं वहां पर उत्तर में बता दूंगा आपको। कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं, इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगा, या ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसे तो वो मुझे बहुत ही परेशान करेगा, ऐसे तो मैं एग्जाम में पास ही नहीं हो पाऊंगा, ऐसे तो वहां पर पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे तो या इस तरह से तो को इंग्लिश में हम एक फ्रेज से पुकारते हैं, वो फ्रेज है दिस वे या फिर दैट वे। इस वीडियो में हम दिस वे को सीखेंगे। चलिए आइए सीखते हैं। दिस वे आपने बोलना है, इसका हिंदी में मतलब ऐसे, ऐसे तो, इस तरह से तो होता है। इसको आप
हेंस भी बोल सकते हैं, जो कि इसका दूसरा सेंस है। यहाँ पर रूल को जानिए। रूल बड़ा ही सिंपल है। दिस वे या तो शुरुआत में लगा दीजिए या फिर अंत में लगा दीजिए सेंटेंस के। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है, एक वर्ब का और एक ऑब्जेक्ट का। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मुझे पता होना चाहिए था कि आप इस तरह महसूस करेंगे। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई शुड हैव नोन यू वुड फील दिस वे। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसे इस तरह से काम करने का कोई मतलब नहीं था। देयर वॉज नो पॉइंट, देखिए कोई मतलब नहीं था का नो पॉइंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देयर वॉज नो पॉइंट इन वर्किंग हर सेल्फ अप दिस वे। इस सेंटेंस को 5 से 10 बार लगातार बोलिए ताकि ये जीभ पर भी आ जाए। आपकी जीभ इसको बोलते हुए लड़खड़ाए नहीं, क्योंकि थोड़ी सी रफ्तार में भी आपको बोलना है, ना कि रोबोटिक सेंस में। तो आप ऐसे मत बोलना देयर वॉज नो पॉइंट इन वर्किंग हर सेल्फ अप दिस वे। देखिए रोबोटिक अंदाज आ रहा है ना, नहीं, नेचुरल फ्लो में बोलना है। देयर वॉज नो पॉइंट इन वर्किंग हर सेल्फ अप दिस वे। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस तरह महसूस करूंगा। I didn't think I would feel this way। देखिए सभी में this way आ रहा है। ऐसे तो ना देखो, ऐसे तो ना देखो। Don't look at this way। इसको आप रूखे अंदाज में भी और प्यार से भी बोल सकते हैं, बट बेसिकली इसको आप रूखे अंदाज के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं डोंट लुक एट दिस वे। एक सेंटेंस और, उसके साथ इस तरह से लड़ना बड़ा ही बेतुका था, यानी मूर्खता पूर्ण था। ये सेंटेंस तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ट्रांसलेट करके खुद बताएंगे। मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि ये सेंटेंस आपने सही से ट्रांसलेट किया है या नहीं किया है। हम लोग ना कभी कभी अड़ियल बन जाते हैं, कट्टर बनकर बात करते हैं, बोलते हैं या तो मेरी चलेगी या फिर मैं किसी की भी नहीं चलने दूंगा। इस कट्टरता को हम इंग्लिश में इंट्रांसिजेंस या फिर जेलेट्री या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। जैसे आपका कोई साथी सहकर्मी आपके पास आए और आप बड़ा ही रूखे व्यवहार करते हुए उससे ये बोलें या तो मेरी सुन या फिर चल निकल, या तो मेरी सुन या फिर चल खिसक, या तो मेरी सुन या फिर अपना रास्ता नाप। इसी को इडियोमेटिक सेंस में बोलते हैं कि इट्स माय वे और द हाईवे। हाईवे की जगह आप रोड भी बोल सकते हैं, लेकिन हाईवे बोलेंगे तो ज्यादा सुनने में भी अच्छा लगता है। अमेरिकन ईडियम है, तो 70-60 के दशक में इसको कॉइन किया गया था, मेरी सुन या फिर चलता बन। रूल देखते हैं, बड़ा ही इजी है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। उसके बाद आप इट का यूज करेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट या फिर पास्ट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने यहाँ पर माय का इस्तेमाल किया है, आप योर का भी कर सकते हैं, हिज का भी, हर का भी। चलिए वे और द हाईवे इसके बाद जोड़ना है और सेंटेंस रेडी। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों को बनाने के लिए हूँ, इसलिए इस कमरे में मेरी सुनो या फिर रास्ता नापो। यानी अब ये कट्टर बन के बोल रहा है कि आपको मेरी सुनने पड़ेगी, अगर आप अपनी बात चलाओगे तो यू मे लीव, यानी यहाँ से निकल जाओ पहले ही। आई एम हियर टू क्रिएट द बेस्ट म्यूजिशियंस इन द वर्ल्ड, तो इन दिस रूम इट्स माई वे और द हाईवे, यानी खिसको। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक और सेंटेंस। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं बहुत सी चीजों में समझौता करने को तैयार हूं, लेकिन हमारी अगली छुट्टी के लिए या तो सुनने पड़ेगी, यानी मेरी सुनने पड़ेगी, या फिर निकल लेना। आई टोल्ड माई वाइफ दैट आई एम विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी चीजों से समझौते के लिए तैयार है। बट फॉर आवर नेक्स्ट वेकेशन इट्स गोइंग टू बी माई वे और द हाईवे। चलिए समझ में आया आपको, माई वे और द हाईवे। अब ये सेंटेंस आप मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मुझसे बहस मत करो, या तो मेरी सुनो या फिर निकलो, किसको रास्ता नापो। चलिए मुझे उम्मीद है बड़ा ही इजी और बड़ा ही अटपटा मजेदार ये इडियम था, इसको आपने सीखा। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, मूवीज में जज को ये तो कहते सुना ही होगा कि मुलजिम राकेश को सबूतों के आधार पर फांसी की सजा सुनाई जाती है, सबूतों के आधार पर सोहन को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये जो के आधार पर है, इसी को हम इंग्लिश में ऑन द बेसिस ऑफ बोलते हैं। आइए सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर आधारित। इसको हम बेस्ड ऑन भी बोलते हैं, तो वाइसे वर्सा है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ करके ही बोलना है अभी तो आपको।
एस सेड बाय, एस सेड बाय मतलब कि जैसा कहा गया है, इसका मीनिंग भी सेम ही निकलता है के आधार पर। चलिए नियम को जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पहले लिखेंगे आप, उसके बाद या तो एक नाउन यानी एक संज्ञा, कोई भी नाम ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर जेरेंड यानी वर्ब में आईएनजी पुट करके उसको नाउन बनाकर, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी एक पूरे सेंटेंस का होना जरूरी है। ये सेंटेंस आप शुरू में भी लिख सकते हैं, ये वाइस वर्सा है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। उसे उसकी योग्यता और विचारों के आधार पर नौकरी के लिए चुना गया था, तो के आधार पर आ चुका है यहाँ। अब देखिए, शी वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ हर क्वालिफिकेशन एंड आइडियाज। अगला सेंटेंस, पैसों के आधार पर की गई शादी टूटने के आसार पर होती है। ऐसा अमूमन हम देखते ही हैं। द मैरिज डन ऑन द बेसिस ऑफ मनी इज बाउंड टू ब्रेकअप, यानी टूट ही जाती है ऑलमोस्ट। पहनावे यानी भेष दिखावट के आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन ना करें, यानी उसको जज ना करें। तो डोंट इवेल्युएट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, एविडेंस को हम सबूत बोलते हैं। आखिरी सेंटेंस, सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया था। ये आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं वहां पर आपको सही है या गलत वहीं बताऊंगा। कभी कभी आप किसी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, मीटिंग के लिए, या फिर किसी से इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू पर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो व्यक्ति आपको पूछता है कि अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। सेम मैनर में आप भी रिप्लाई करते हैं, हाँ मैं इंतजार कर लेता हूँ, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। इंटरव्यूअर या जिस व्यक्ति से मुलाकात होनी है वो व्यक्ति 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आया, उसके बाद आपको बोला बस 2 मिनट और इंतजार कीजिए मैं अभी आया, तो आप बोलते हैं हाँ आप अपना काम निपटा लीजिए, मैं इंतजार कर लेता हूँ, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। तो कोई जल्दी ना होना, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन नो रश या फिर इन नो हरी। आइए सीखते हैं। इन नो हरी या फिर नो रश, ये है इंग्लिश वे, यानी अंग्रेज इस तरीके से बोलते हैं, आई एम नॉट इन अ रश, ऐसे करके बोलते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी वाइस वर्सा आप अपना सकते हैं। कोई जल्दी नहीं बोलते हैं, नॉट इन एनी हरी। आइए इसके नियम को जानते हैं। नियम में एक सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है और हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया इज, एम आर, वॉज, वर, अकॉर्डिंग टू हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये चेंज होती रहती हैं। इन नो हरी, इसके बाद इन्फिनेटिव का होना जरूरी है, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे और एक ऑब्जेक्ट या फिर इसके बाद एडवर्ब या फिर कोई अदर वर्ड, अन्य शब्द हो सकता है। सेंटेंस देखते हैं। मुझे आपसे बात करने की जरूरत है लेकिन कोई जल्दी नहीं है। इसको कैसे बोलेंगे? आई नीड टू टॉक विद यू। यहां तक सेंटेंस खत्म। बट लेकिन देयर इज नो हरी, यानी कोई जल्दी नहीं है। अगला सेंटेंस, अधिकारी को युद्धपोत को जंगी जहाज बोलते हैं, से बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं। इसको कैसे करेंगे? द ऑफिसर इज इन नो हरी टू गेट आउट ऑफ द क्रूजर। क्रूजर को जंगी जहाज या युद्धपोत बोलते हैं। ये शब्द आप साइड में लिख लीजिए, याद करना है आपको। उसने कहा कि वह जांच खत्म करने की जल्दी में नहीं है। ही सेड ही वॉज, अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज हो गया, यानी पहले की गई बात थी इसलिए पास्ट में है। वॉज इन नो हरी टू एंड द इन्वेस्टिगेशन। अगला देखते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, मुखिया ने कहा। वी आर इन नो हरी, द चीफ आंसर्ड। अगला देखते हैं। आप पैसा लौटा देना, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, यानी कि बाद में दे देना। ये सेंटेंस आप मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा कि सही किया है आपने ट्रांसलेट या कोई गलती करी है। गलती की होगी तो टेंशन मत लेना, वो सुधार दूंगा मैं वहीं पर लिखकर। मेरा वीडियो अभी के अभी तुरंत लाइक कर दो ताकि यूट्यूब का ऑटोमेशन इसको दूसरे लोगों को भी दिखाना चालू हो, एंगेजमेंट को रिकॉर्ड करके। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, ताकि। ताकि से मेरा मकसद जाहिर होता है, इसलिए तो इसी को आज हम सीखते हैं। देखिए इस ताकि को इंग्लिश में हम सो डैट करके बोलते हैं। सो डैट एक कंजंक्शन है जो कि ब्रिजिंग का काम करती है। आपने मेरा पार्ट ऑफ स्पीच का अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको समझाया था कि वाक्य पहला और वाक्य दूसरा अगर अलग अलग हैं, इनको ब्रिजिंग करने का, जोड़ने का काम कंजंक्शन का होता है। कंजक्ट यानी कि दो को जोड़ना।
ठीक है, तो जो जस्ट है इसमें जैक का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसको इन ऑर्डर टू या इन ऑर्डर दैट भी आप बोलते हैं। अब देखिए इसका नियम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस 1, मैं यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए S1 लिख देता हूं। इसके बाद आप सो डैट लिखेंगे। अब सो डैट यहाँ पर लॉकिंग का काम कर रहा है सेंटेंस 1 को और सेंटेंस 2 को। सेंटेंस 2 में भी सेम चीज है, सब्जेक्ट वर्ब हो सकती है या फिर मॉडल वर्ब हो सकती है, कैन, कुड, माइट, वुड, इस टाइप से, या फिर खाली वर्ब भी हो सकती है एक ऑब्जेक्ट, यानी ये भी एक सेंटेंस है। इसको मैं S2 लिख रहा हूं, यानी ये जोड़ने का काम करता है दोनों सेंटेंसेस को। आइए यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। वह अभी बहुत छोटी है, इसलिए, आ गया ना, इसलिए ये वही है ताकि, वह धूम्रपान नहीं कर सकती। चलिए इसको इंग्लिश में देखते हैं। शी इज टू यंग, यहां पर सेंटेंस 1 खत्म। सो डैट, अब इसने अगले सेंटेंस को जोड़ा, शी कैनॉट स्मोक। चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई है। मैं स्पेन जाऊंगा ताकि मैं स्पेनिश सीख सकूं, यानी सेंटेंस 1 कहां तक है, यहां तक S1, ताकि बीच में आया, और फिर सेंटेंस 2 है। चलिए बड़ा ही इजी हो गया अब तो बनाना। आई विल गो टू स्पेन सो डैट आई कैन लर्न स्पेनिश। कोई भी भाषा को आप लगा के एक और सेंटेंस को निर्मित करना। मैं अब ओवन में पकवान रख रहा हूं, सेंटेंस 1 यहां तक खत्म, ताकि यह 8 बजे तक तैयार हो जाए। चलिए इसमें हमारा पर्पस जाहिर हो ही रहा है, तो विद द पर्पस ऑफ जाहिर हो गया यहाँ पर। I am putting the dish in the oven, sentence 1 समाप्त, now so that it will be ready by 8 o'clock। चलिए ये सेंटेंस भी पूरा हो गया। अब देखिए मैं आज CD पोस्ट करूंगा, सेंटेंस 1 ओवर, ताकि अब जोड़ने का काम अगले को तुम्हें यह सप्ताह के अंत तक यानी सप्ताहांत तक मिल जाए। अब देखिए इसको बनाते हैं इंग्लिश में। I will post the CD today so that you get it by the weekend। वीकेंड को सप्ताह का अंत बोलते हैं, यानी सैटरडे और संडे 2 दिन इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। एक सेंटेंस और ये आपके लिए है जो कि आप कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके मुझे देंगे। मैं कार से जाऊंगा ताकि अधिक सामान लेकर जा सकूं। चलिए इसको आप ट्रांसलेट करके बताइए, मैं वहां पर सही गलत बताऊंगा आपको। मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना जैसे मैंने बोला था, ताकि ऑटोमेशन में मेरा वीडियो आ जाए। आपका दोस्त आपके पास आया और आपको बड़े ही रूखे अंदाज में बोला कि बेटा तूने मुझे एक वादा किया था और आज तो पलटी मार गया उससे, यानी मुकर गया, पीछे हट गया, जैसा बोला था अब वैसा नहीं करेगा। तो सलमान खान का डायलॉग हमने मूवी के अंदर सुना ही है, जैसे कि सलमान खान बोलता है, एक बार मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, लेकिन यहाँ इस केस में क्या किया, आपने अपनी सुन ली। चलिए इसी को सीखते हैं कि मुकर जाना, इनकार करना, जिसको हम टू रिनीग बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। मुहावरे के रूप में गो बैक ऑन वंस वर्ड बोलते हैं। अब ये जो वंस है आप ध्यान रखना, ये आमतौर पर लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसकी जगह कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे अगर ही होगा तो हिज हो जाएगा, शी होगा तो हर हो जाएगा, वी होगा तो आर, यू होगा तो योर। इसी के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव चलेगा। इस इडियम को आप गो बैक या गो बिहाइंड बोल सकते हैं, लेकिन बिहाइंड थोड़ा ऑब्सोल्यूटेड है, आप इसी को बोलना गो बैक ऑन वंस वर्ड। चलिए इसका नियम जानते हैं। एक सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, एक सहायक क्रिया का, सहायक क्रिया में इज, एम, आर, वॉज, वर, अपने काल के अकॉर्डिंग यानी टेंस के अकॉर्डिंग। ये वाला इडियम जो मैंने लिखा है पूरा गो बैक ऑन वंस वर्ड, वंस को चेंज कर सकते हैं और कोई भी अन्य शब्द हो सकता है या फिर सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। जैसे सेंटेंस को देखिए, मैंने उसे बोला था कि मैं उसकी मदद करूंगा, तो अब मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता, यानी मैंने जब मदद करने का वादा कर दिया उसको, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई टोल्ड हर आइट हेल्प। आइट यहाँ पर आई वुड का सेंस है, यानी करूंगा, आइट हेल्प, आई कांट गो बैक ऑन माई वर्ड। वर्ड यानी कि जो मैंने वादा किया था, जो मेरे शब्द थे कमिटमेंट के। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आपने हमारी परियोजना का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई थी और आप अपने वादे से
मुकर रहे हैं। इसको देखिए कैसे बोलना है, यू मेड अ कमिटमेंट टू सपोर्ट आवर प्रोजेक्ट एंड नाउ यू हैव गॉन बैक ऑन योर वर्ड। अब ये यू हैव को मैंने लिखा है गिव यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, ताकि स्पीड से बोला जा सके, यू गॉन बैक ऑन योर वर्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, रोहन अपने वादे से मुकर गया जबकि उसने अपने पहले किए वादे के बावजूद नीलम से शादी करने से इनकार कर दिया। अब इस सेंटेंस को देखिए कैसे बनाया है, रोहन went back यानी पीछे हट गया, went back on his word when he refused यानी इनकार किया उसने, when he refused to marry नीलम in spite of को ध्यान रखना, के बावजूद, his earlier promise अपने पहले किए वादे से। चलिए, मुझे उम्मीद है थोड़े लंबे सेंटेंस थे लेकिन आपको समझ में आए होंगे। एक दो सेंटेंस आप अपनी कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, उनको बनाइए वहां पर। उसमें अगर कोई करेक्शन होगी तो मैं कर दूंगा आपके लिए वो। हम लोग अपनी जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी बात करते हैं कि एक तरह से तो ये सच है, एक हिसाब से तो उसके साथ सही हुआ, कुछ हद तक उसके साथ ये होना ही था। इसको हम इंग्लिश में इन अ वे बोलते हैं। आइए इस फ्रेज को सीखते हैं, इन अ वे। इन अ वे को एक तरह से, एक हिसाब से, एक नजरिए से, कुछ हद तक आप बोल सकते हैं। इसका नियम जानते हैं। इन अ वे आप शुरुआत में भी लगा सकते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक पूरा सेंटेंस होना कंपलसरी है, यानी उसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ताकि उसका संपूर्ण अर्थ निकले। आइए सेंटेंस को समझते हैं। एक तरह से यह सच है, तो कैसे बोला, इन अ वे इट्स ट्रू। अगला, एक तरह से मुझे नई शैलियां पसंद हैं, आई लाइक द न्यू स्टाइल्स इन अ वे। अगला, एक तरह से वह मेरी जिंदगी है, ही इज माई लाइफ इन अ वे। अगला सेंटेंस, एक तरह से ये हमारी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है, इन अ वे इट्स वन ऑफ आवर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसके बाद आपको हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। कुछ सेंटेंस आप मुझे भी बनाकर दिखा सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहां पर मैं उनकी करेक्शन कर दूंगा। अगर वह गलत हुए, सही हुए तो वेल एंड गुड। कभी कभी हम ऐसे भी बात करते हैं कि यार तूने तो ये काम ही बिगाड़ दिया, जबकि मैंने तुझे ये काम करने से मना किया था। तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, जबकि। तो जबकि को हम कंजंक्शन वेयर एज करके बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मीनिंग क्योंकि, जबकि, इस कारण से होता है। आइए सीखते हैं वेयर एज, क्योंकि, जबकि, इस कारण से। नियम को जानते हैं यहाँ पर। इसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है पहले, यानी कि सेंटेंस वन, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा, यानी ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसके बाद आप वेयर एज को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे कोमा लगाया है, यानी अपस्ट्रफी आपको इस्तेमाल करनी है। रिटन में, स्पोकन में तो पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत ही नहीं होती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद जिसको मैं सेंटेंस टू बोल रहा हूँ। कंजंक्शन का काम दो सेंटेंसेस को जोड़ने का ही होता है। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये क्लब ही कर रहा है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंडेंट भी हो सकता था। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। मेरी सभी बहनें डॉक्टर हैं, जबकि मैं एक शिक्षक हूं। अब देखिए, ऑल ऑफ माई सिस्टर्स आर डॉक्टर्स, वेयर एज, देखिए रिटर्न है तो मैंने कोमा लगाया है, आई एम अ टीचर। मेरी पत्नी को कुत्तों से चिढ़ है, जबकि कुत्तों के प्रति मैं स्नेह रखता हूं। यानी कि मैं कुत्तों से प्यार करता हूं, कुत्तों को पसंद करता हूं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं करती है। माई वाइफ इज एलर्जिक टू डॉग्स। एलर्जिक का मतलब यहाँ पे चिढ़ से ही है। Whereas I am a dog lover। अगला सेंटेंस, समझदार पुरुष सच्चाई से प्यार करते हैं, जबकि मूर्ख इससे बचते हैं, यानी मूर्ख लोग इससे दूर रहते हैं, इसको दूर करते हैं। Wise men love the truth, whereas fools shun it। शन का मतलब इश्च्यू होता है, यानी दूर रहना। आप शन की जगह इश्च्यू भी बोल सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूं,
issue, या फिर आप एक और शब्द भी सीख सकते हैं, कास्ट अवे। क्या? कास्ट अवे। तो कास्ट अवे इट भी कर सकते हैं, issue इट भी, और टर्न इट भी कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह विदेश में छुट्टियां बिताना पसंद करता है जबकि उसकी पत्नी घर पर रहना पसंद करती है। तो जबकि आया बीच में, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 आईएस को कन्वर्ट करते हैं। ही लव्स फॉरेन हॉलीडेज whereas his wife prefers to stay at home। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब से आप इसको इस्तेमाल करना चालू कीजिए। 4-5 सेंटेंसेस बनाइए। कोई डिफिकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे सेंटेंस को लिख देना, मैं करेक्ट कर दूंगा। अब इस वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं, आइंदा से मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, आइंदा से उससे मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, आइंदा से यहाँ पर भटक मत जाइए। तो ये जो आइंदा से है, इसको हम इंग्लिश में एज ऑफ नाउ बोलते हैं, यानी अब से। ये आज से भी हो सकता है तो एज ऑफ टुडे बोल देंगे, एज ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से भी हो सकता है। आइए इस फ्रेज को जानते हैं, बड़ा ही रोचक फ्रेज है। आइंदा से, अब से, आगे से। रूल है इसका, नियम, एज ऑफ नाउ बोलना है सबसे पहले आपको। इसके बाद एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी एक पूरा का पूरा सेंटेंस वाक्य होना चाहिए। यहाँ पर आइंदा से मैं शराब नहीं पीऊंगा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एज ऑफ नाउ, यानी आइंदा, एज ऑफ नाउ आई विल नो लॉन्गर ड्रिंक एल्कोहल। अगला सेंटेंस, अब से घर में कुत्तों को रखने की कोई इजाजत नहीं है, कोई अनुमति नहीं है। एज ऑफ नाउ डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द हाउस। अगला सेंटेंस, अब से मोहन को नौकरी से निकाला जाता है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एज ऑफ नाउ मोहन इज फायर्ड फ्रॉम द जॉब। जॉब को हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं ऑफिशियली, बट इनफॉर्मली हम जॉब के नाम से पुकारते हैं, इसलिए जॉब लिखा हुआ है। आइंदा से कक्षा में हिंदी बोलने की अनुमति नहीं है। अब अंग्रेजी की कक्षा है, क्लास है, तो उसमें हिंदी जाहिर की बात है कि मना की जाएगी बोलने से, तभी तो आपको इंग्लिश आएगी बोलनी। एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज नॉट अलाउड इन द क्लास। चलिए, ये सेंटेंस तो आपके लिए है, अब से कोई बातचीत नहीं। ये आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कोई भी दुविधा परेशानी हो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नेक्स्ट मंथ के फ्रेज से लेकर, तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई आया, चाक एक चाटा मार दिया आपको, उसके बाद आपने बड़े ही गुस्से से उसको बोला कि किसके कहने पर तुमने मुझे मारा, किसके इशारे पर तुम यहाँ पर आए, और किसके कहने पर तुमने इस घटिया काम को अंजाम दिया। इंग्लिश में हम इसको एट हुज बिहेस्ट बोलते हैं। आइए सीखते हैं। एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट, किसके इशारे पर, किसके कहने पर। देखिए इसका नियम देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी एक वाक्य होना चाहिए पूरा का पूरा। इसके बाद आपको एट यूज करना है, जैसे यहाँ पे एट इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि यहाँ पर हुज का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे ही हिज भी हो सकता है, हर भी, योर भी, आर भी, माई भी हो सकता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। आगे लिखना है बिहेस्ट, और इसके बाद कोई अन्य शब्द, अदर वर्ड, या फिर सेंटेंस आरंभ हो सकता है। आइए सेंटेंस से समझते हैं। उन्होंने राजा के इशारे पर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, दे अरेस्टेड हिम एट द किंग्स बिहेस्ट। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है किसके, तो ये जो के है यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव एक तरीके से अपस्ट्रफी एस है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि राजा की मर्जी पर, राजा के कहने पर, तो इसका मतलब के है, बिहेस्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। समिति का गठन अध्यक्ष के कहने पर किया गया था। तो कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग में ध्यान रखना है, डबल एम होता है, डबल टी और डबल ई। कभी कभी लोग कभी एम को खा जाते हैं एक, कभी टी को खा जाते हैं, कभी ई को खा जाते हैं, लेकिन आप नहीं खाएंगे, आप ऐसे ही इनको लिखेंगे। वॉज सेटअप एट द बिहेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर था एट द किंग्स बिहेस्ट, लेकिन अगर मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता तो अपस्ट्रफी एस को आप ऑफ के थ्रू लिखेंगे। कैसे? एट द बिहेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए कैसे लिखा, यानी अगर मैं इसी को लिखना चाहूं ऐसे, तो मैं बोल सकता हूं एट द बिहेस्ट ऑफ द किंग। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपको। देखिए 1980 में अपनी नई पत्नी के कहने पर वे दिल्ली चले गए। इन 1980 एट हिज
न्यू वाइफ्स बेहेस्ट। देखिए एट नियम के मुताबिक, हिज नियम के मुताबिक पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। उसकी नई पत्नी, फिर लिखा है हमने बेहेस्ट, दे मूव टू दिल्ली। अब देखते हैं यहाँ पर अगला सेंटेंस, नीति दस्तावेज का निर्माण जॉन मेजर और अन्य विश्व नेताओं के इशारे पर किया गया। अब देखते हैं यहाँ, द पॉलिसी डॉक्यूमेंट वॉज प्रोड्यूस्ड, यानी यहाँ पर ये निर्माण करने के लिए प्रोड्यूस्ड इस्तेमाल किया गया है, एट द बेहेस्ट ऑफ द जॉन मेजर एंड अदर वर्ल्ड लीडर्स। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको एट हुज बेहेस्ट या फिर एट योर बेहेस्ट, एट माय बेहेस्ट यूज करना आ गया है। तो इससे संबंधित 4-5 वाक्य बनाना, कोई परेशानी हो, दुविधा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मुझे अपना सेंटेंस बनाकर वहां पर एक बार पेश करना, ताकि मैं उसमें अगर कोई करेक्शन होगी तो वो कर दूंगा आपके लिए। इस वीडियो को लाइक करना। कल मैं अपने एक दोस्त के पास गया, काफ़ी मायूस बैठा हुआ था। मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया, इतना मायूस क्यों है? बोला कि मैं एग्जाम में फेल हो गया। तो क्या कौन सी बड़ी बात है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लियो। इतना डीमोरलाइज होके बैठा था, नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, अब नहीं कर पाऊंगा मैं। मैंने उसको मोटिवेशन के लिए अपना उपदेश देना चालू कर दिया। मैंने बोला देख भाई सुन, कि मनुष्य से गलती होगी ही होगी, उस गलती से ही वह सीखेगा, नहीं तो अगर गलती होए ना किसी भी इंसान से तो क्या सीखेगा। तो उसको ये बात बड़ी ही अच्छी लगी, जोश में भर गया, मोटिवेटेड होके बोला हाँ मैं अगली बार करके दिखाऊंगा। तो मैंने बोला ये हुई ना बात, ये हुई ना बात को इंग्लिश में दैट्स द स्पिरिट बोलते हैं। आइए इसी को सीखते हैं। दैट्स द स्पिरिट भी आप बोल सकते हैं, दैट्स मोर लाइक इट भी बोल सकते हैं। भारत में ये ज़्यादा बोला जाता है, ये अमेरिका और यूके में ज़्यादा बोला जाता है, दैट्स मोर लाइक इट। ये हुई ना बात या फिर बेहतरीन। अब देखिए इसके नियम को जानते हैं। एक वाक्य, सेंटेंस और इस फ्रेज को आपने बोल देना है, या फिर बहुत ही अच्छी लगी कोई बात आपको, फिर आपने सीधा ही फ्रेज बोल दिया, यानी सेंटेंस की भी जरूरत नहीं है। आपने बोला दैट्स द स्पिरिट। चलिए यहाँ पर आ और बा के बीच में जो वार्तालाप, कॉन्वर्जेशन हो रही है, उससे समझते हैं इसको। वास्तव में क्या आप केवल इस चित्र के लिए 5,000 रुपए की पेशकश कर रहे हैं? Really? You are only going to offer ₹5,000 for the painting? वाह बोला ठीक है, 5,000 ना सही, चलो 7,500 ठीक रहेंगे। तो बी ने कैसे बोला इंग्लिश में? ओके, हाउ अबाउट ₹7,500? आ बोला बेहतरीन, दैट्स मोर लाइक इट, यानी दैट्स द स्पिरिट भी आप बोल सकते हैं, दैट्स मोर लाइक इट। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं बल्कि थक गया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 1 मील और चला सकता हूं, यानी गाड़ी चलाने की बात हो रही है यहाँ पर। आई एम रैदर टायर्ड बट आई थिंक आई कैन रन अनदर माइल, दैट्स द स्पिरिट। चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये जो फ्रेज है अच्छे से समझ में आया होगा। 2-3 वाक्य बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, कोई दुविधा परेशानी हो तो वो भी बताना, आपका सेंटेंस मैं करेक्ट कर दूंगा अगर कोई भी उसके अंदर गलती हुई। पिछली प्रेपोजिशन इन के पार्ट में मैंने आपको ड्रेसेस के लिए, वस्त्रों के लिए, पोशाक के लिए, कपड़ों के लिए जब पहने हुए हों तो इनका प्रयोग सिखाया था। जैसे आज मैं नीले कपड़े में हूँ, यानी नीले वस्त्रों में हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आई एम इन ब्लू टुडे। आप अगर काले कपड़े पहने हुए हैं तो यू आर इन ब्लैक। जैसे कि आपने विल स्मिथ की मूवी देखी होगी मैन इन ब्लैक, यानी कि वह पूरी पिक्चर में ब्लैक कोट पैंट पहने हुए रहता है। लेकिन अगर हम फ्रेज वाइज इसको यूज करना चाहें तो हम ड्रेस्ड इन बोलेंगे। जैसे आई एम ड्रेस्ड इन ब्लू टुडे, यू आर ड्रेस्ड इन ब्लैक, शी इज ड्रेस्ड इन पिंक टुडे। चलिए आइए इसको सीखते हैं। बड़ा ही इजी फ्रेज है और आज से आप इसको यूज करना चालू करना। ड्रेस्ड इन का मतलब होता है वस्त्र पहने हुए, यानी क्लोथिंग की बात हो गई, अटायर की बात हो गई, ड्रेप्ड की बात हो गई। यहाँ पर सेंटेंस से पहले हम यहाँ पर नियम को जानेंगे। सब्जेक्ट होना चाहिए यानी कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है, ड्रेस्ड इन जो हमारा फ्रेज है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेंटेंस से समझते हैं। लोगों को पुराने जमाने के कपड़े पहनाए गए थे। द पीपल वर, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, ड्रेस्ड इन, और बाकी बचा हमारा ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। द पीपल वर ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स। अगला सेंटेंस, उसने अपनी रोज वाली का मतलब यहाँ पर जो कि आम तौर पर रोज ही पहनता होगा, रोज वाली नीली जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। He was dressed in his usual ये इसके लिए इस्तेमाल हुआ है
रोज वाली के लिए, आमतौर के लिए। इंडिगो जीन्स एंड शर्ट, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज यूजुअल इंडिगो जीन्स एंड शर्ट। अगला सेंटेंस, मैं दरवाजे पर नहीं जा सकती, मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। I can't go to the door, I'm not dressed yet। अब देखिए यहाँ पर मैंने इनका प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी ये सेंस निकली है कि कपड़े नहीं पहने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर फरिश्तों को आमतौर पर सफ़ेद पोशाक पहने चित्रों में दिखाया जाता है। ये आप जानते ही हैं, जो फरिश्ते होते हैं, परी परा जो भी होते हैं, उनको सफ़ेद कपड़ों में दिखाते हैं। एंजल्स आर यूजुअली शोन इन पिक्चर्स ड्रेस्ड इन वाइट, यानी सफेद पोशाक में। अगला सेंटेंस यहां पर देखते हैं, उन्हें छलावरण यानी धोखा देने वाला जो हुलिया होता है, एक भेष धारण करवाया, यानी उन्हें छलावरण वाले कपड़े पहनाए गए और स्वचालित राइफलें दी गई, यानी ऑटोमेटेड जो होती हैं। अब देखिए, दे वर ड्रेस्ड इन कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज बोलते हैं इसी को, छलावरण को, एंड कैरिड ऑटोमेटिक राइफल्स। तो दोस्तों बड़ा ही इजी फ्रेज था, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। आप मेरे पास आए, आपने मेरी योग्यता के ऊपर प्रश्न लगा दिया और मुझे बोला कि सर आपके बस की ये काम करना नहीं है। मेरी योग्यता तो मैं ही जानता हूँ, तो मैंने आपको पलट के जवाब दिया कि मैं किसी से भी पीछे नहीं हूँ, मैं किसी से भी कम नहीं हूँ। इसको इंग्लिश में मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई एम सेकेंड टू नन। सेकेंड टू नन को किसी से कम नहीं होना बोलते हैं। इसका मतलब है कि योग्यता, सक्षमता, क्षमता की बात जब होती है हमारे बारे में या किसी के बारे में, किसी को मोटिवेट करना हो, तो आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ब्रह्मांड है ये कार्बन कॉपी नहीं बनाता, यानी कि मेरी शक्ल का कोई भी नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, आपकी शक्ल का पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा। तो दिस यूनिवर्स डजंट क्रिएट कार्बन कॉपी। कोई भी हम शक्ल नहीं होता, हम शक्ल बोलते हैं हम आमतौर पे, लेकिन एग्जैक्ट कभी भी कॉपी नहीं होती किसी की भी। तो हर बंदा यूनिक है, इनकम्पेरेबल है। ध्यान रखने वाली बात है, हम बोलते हैं ना कि कंपेयर मत किया करो, तो ये वही चीज़ है कि आप यूनिक हो। मैं हूँ, आप हैं, ना तो आप मैं हूँ ना मैं आप हैं। आइए यहाँ पर सीखते हैं इसी को, सेकंड टू नन, किसी से कम नहीं होना। अब देखते हैं इसका नियम। सब्जेक्ट होना चाहिए कर्ता, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और फ्रेज जोड़ देना आपको, सेकंड टू नन। देखिए यहाँ पर सेंटेंस को, मेरी माँ की चॉकलेट चिप कुकीज किसी से भी पीछे नहीं है या किसी से पीछे नहीं है। माई मॉम्स, देखिए माँ की चॉकलेट, तो की के लिए यहाँ पर ये अपस्ट्रफी एस लगाया गया है, जो कि मैंने आपको समझाया था, अधिकार जब जताना होता है ना नाउन का, कि ये राम का घर है तो राम्स हाउस, ये उसका घर है तो हिज हाउस। अब देखिए यहाँ पर चॉकलेट चिप कुकीज आर सेकंड टू नन। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, माई मॉम्स चॉकलेट चिप कुकीज आर सेकंड टू नन। अगला देखते हैं, भारत की विदेशी सहायता कार्यक्रम की गुणवत्ता किसी से कम नहीं। द क्वालिटी ऑफ इंडियाज, देखिए फिर से भारत की बात हुई थी, अपस्ट्रफी एस लगाया। इंडियाज ओवरसीज यानी विदेशों की बात हो रही है, समुद्र पार बोलते ना, 7 समुद्र पार, तो ये ओवरसीज है यानी समुद्रों से परे के देश। ओवरसीज एड प्रोग्राम इज सेकंड टू नन। अब देखते हैं यहाँ पर एक कॉन्वर्जेशन है, छोटी सी, इसको भी समझ लेते हैं। बेटे ने बोला मैं स्कूल के खेल के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। इंग्लिश में बेटे ने बोला आई वॉन्ट टू ट्राई आउट फॉर द स्कूल प्ले। माँ ने बोला तुम्हें सच में करना चाहिए, तुम बहुत बढ़िया करोगे, तुम्हारी क्षमता किसी से भी कम नहीं है। अब देखिए मदर ने इंग्लिश में कैसे रिएक्ट किया इसको, यू रियली शुड, यानी तुम्हें करना चाहिए। यू वुड बी डूइंग ग्रेट, आप बहुत ही बढ़िया करोगे, बहुत अच्छा करोगे। योर एक्टिंग एबिलिटीज आर सेकंड टू नन। कभी कभी हम ऐसे भी बात करते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम इस बार अवश्य ही असफल रहोगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इस पहाड़ी को पार नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जरूर पागल हो जाओगे। आइए इस फ्रेज को सीखते हैं। इंग्लिश में इस फ्रेज को बोलते हैं इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन को आप इफ दिस कंटिन्यूज या इफ इट कंटिन्यूज भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्रेज वाइज इसको इफ दिस गोज ऑन बोलते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा इसका अर्थ है हिंदी में
नियम को जानते हैं, रूल, फ्रेज यानी इफ दिस गोज ऑन बोलना है और उसके बाद सेंटेंस बोल देना है यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जिसके अंदर होगा वाक्य को बोलना है। पहला सेंटेंस देखते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तबाही होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारा फ्रेज है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ दिस गोज ऑन। ये मीट कर गया हमारा नियम के अकॉर्डिंग। अगला है वाक्य, देयर विल बी अ कैटास्ट्रफी। कैटास्ट्रफी को हम तबाही, विनाश, विपदा, आपदा ऐसे बोलते हैं। इसको आप क्लैमिटी भी बोलते हैं, डिजास्टर भी, डिमिनिशिंग भी, डिस्ट्रक्शन भी, बहुत सारे अन्य शब्द भी हैं, लेकिन कैटास्ट्रफी एक एडवांस शब्द है, तो आप इसको भी याद करना। अगला सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी तुम्हारे पैसे नहीं देगा। इफ दिस गोज ऑन, फ्रेज लिखा आपने, इसके बाद बोला नोबडी विल गिव यू मनी। अब देखिए यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि नेगेटिव सेंस का वर्ड आ चुका है, तो यहां पर ध्यान रखना है नोबडी यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने इस्तेमाल कर ली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम करेंगे क्या? इफ दिस गोज ऑन देन व्हाट वी विल डू। अगला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पागल हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल बिकम इंसेन। इंसेन को ध्यान रखना है, ये एक्चुअल वर्ड है, मैड नहीं बोलना है, यू विल गो मैड ऐसे नहीं बोलना, इंसेन करके बोलना है आपको। एक और सेंटेंस जो कि आपके लिए है, आप इसको बनाएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसके ऊपर बताऊंगा कि आपने करेक्टली उसको बनाया है या फिर इनकरेक्टली बनाया है। इनकरेक्ट होगा तो मैं उसको सही कर दूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। मेरे एक दोस्त मेरे पास आया, मुझे बोला कि देख वो कैसी हरकत कर रहा है। मैंने बोला कर लो बात, ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात थोड़ी ना है, ये तो करता ही ऊट पटांग हरकत है, तो कोई आश्चर्य नहीं होना, कोई अचरज नहीं होना, कोई अनोखी बात नहीं होना, कोई हैरत नहीं होना, कोई भी नई बात नहीं होना को इंग्लिश में हम नो वंडर बोलते हैं। आइए सीखते हैं नो वंडर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। नो वंडर को आप नो सरप्राइज भी बोल सकते हैं, तो वाइस वर्सा कुछ भी यूज कीजिए। इसके बाद इसके नियम को देखते हैं। नो वंडर बोलना है, इसके बाद एक वाक्य बोल देना है, या ऐसा भी हो सकता है सामने वाले ने वाक्य बोल दिया, आपने अंत में बोल दिया नो वंडर। अब देखते हैं सेंटेंस। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चे उत्साहित हैं, यह पहली बार है जब वे विदेश गए हैं। नो वंडर आपने फ्रेज बोल दिया, अब इसके बाद सेंटेंस बोलना है। द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव बीन टू अब्रॉड। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, स्पोकन में सब एक्सेप्टेड होता है, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हो भी जाएं तो भी बोल दीजिए। वैसे एक ग्रामेटिकल एरर बता देता हूं इसके अंदर, अब्रॉड के पहले टू नहीं आता, लेकिन स्पोकन में एक्सेप्टेड है, टेंशन मत लेना, बोल जाना। इसमें कोई अचरज नहीं कि आप थके हुए हैं, आप घंटों से जो चल रहे हैं। नो वंडर यूर टायर्ड, टायर्ड यानी थका होना, इसको आप एग्जॉस्टेड भी बोल सकते हैं, एग्जॉस्टेड। यू बीन वॉकिंग फॉर आवर्स यानी आप घंटों से जो चल रहे हैं। इसमें कोई हैरत नहीं कि उनकी शादी तनाव तले फंस गई थी, तनाव के नीचे यानी कहीं फंस गई थी। अब देखिए नो वंडर देयर मैरिज हैड बकल्ड बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे होना, बकल्ड, बकल्ड करते हैं ना, जैसे बेल्ट को बकलिंग करते हैं या फिर सीट बेल्ट को बकल में आप करते हैं, बकल्ड बीनीथ द स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब तनाव होना होता है। ये सेंटेंस तो आपके लिए है, आप मुझे बनाकर दिखाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पूरे दिन से मिठाइयाँ खा रहा है। काफ़ी इजी है बनाना, कोई गलती होगी तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने घर से बाहर निकले, अचानक से बरसात हो जाए, बरसात होने के कारण आप भीग जाएं, भीग जाने के कारण आपको वापस जाना पड़े अपने घर। अपने घर पहुंचेंगे जब आपके घर वाले आपका हुलिया देखकर बोलेंगे ये क्या हुआ, तू तो सर से पैर तक भीग गया। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि कोई आपका दोस्त मिला और कांप रहा था, आपने बोला तू सर से पैर तक क्यों कांप रहा है, तो इसको इंग्लिश में हम हेड टू टो बोलते हैं। आइए सीखते हैं। हेड टू टो को एडी से चोटी तक यानी उल्टा भी बोल सकते हैं, एडी से चोटी तक, ऊपर से नीचे तक, या सिर से पांव तक बोल सकते हैं, सिर से पैर तक बोल सकते हैं, या फिर एक बहुत ही एडवांस इसका फ्रेज बोल सकते हैं, ये है कैपापाई। यानी अगर मैं ऐसा सेंटेंस बनाता हूं, ही वॉज आर्म्ड कैपापाई, यानी वह सर से पांव तक हथियारों से लैस था। आइए इसके रूल को जानते हैं।
सेंटेंस बोलना है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपको फ्रेज बोल देना है ये वाला। सेंटेंस देखते हैं। उसे सिर से पांव तक दागा गया था, यानी कि गोलियां मारी गई थी। ही वॉज मायर्ड, मायर्ड को दागना बोलते हैं, तो आप इस शब्द को भी याद करेंगे, मायर्ड फ्रॉम हेड टू टो। अगला सेंटेंस, अब तक मैं वस्तुतः यानी सोच में सिर से पैर तक लकवाग्रस्त था। बाय नाउ आई वॉज वर्चुअली पैरालाइज्ड फ्रॉम हेड टू टो। लकवा मारने को पैरालाइज्ड बोलते हैं, वर्चुअली को वस्तुतः बोलते हैं, यानी कृत्रिम रूप से, नकली रूप से। अब देखते हैं यहाँ पर एक और सेंटेंस। बच्चे सिर से पैर तक कीचड़ में लथपथ थे। द चिल्ड्रेन वर कवर्ड इन द मड फ्रॉम हेड टू टो। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो, देखिए यहाँ पर मैंने फ्रॉम यूज किया है, यहाँ पर भी फ्रॉम यूज किया है, यहाँ पर भी और आगे भी करेंगे, यानी प्रेपोजिशन फ्रॉम का होना जरूरी है इस वाले फ्रेज से पहले, तो आप ये चीज ध्यान रखना। एक और, अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया और वह सिर से पांव तक कांपने लगा। सडनली हिज फेस कलर चेंज्ड एंड ही ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मतलब कि कांपने लगा, फ्रॉम हेड टू टो। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और 2 से 3 वाक्य अपने भी बनाओ इसी फ्रेज को इस्तेमाल करते हुए, और कमेंट सेक्शन में लिखो। कुछ गलती होगी तो मैं करेक्ट कर दूंगा, वहीं के वहीं सेंटेंस जरूर बनाना है ताकि आपकी मेमोराइज हो जाए ये और आप इस्तेमाल कर सकें। कल मेरा दोस्त आया मेरे घर पर, बड़ी हबड़ तबड़ में था, बोला मुझे भाई जल्दी से अपना स्कूटर दे, मुझे कहीं पर बहुत जल्दी पहुंचना है। मैंने बोला शांत हो जा भाई, देख जो मेरा स्कूटर है वो खटारा है, साथ में इंजन में गड़बड़ी है, और कभी कभी वो सड़क पे पहलवान बन के ना पटकी भी दे देता सड़क के ऊपर। तो मुझे दोस्ती का वास्ता देने लग गया, कह रहा नहीं नहीं तेरे को दोस्ती की कसम है, मेरे को जल्दी से स्कूटर दे। मैंने कहा भाई ले जा, कह रहा कि मैं देख लूंगा। मैंने भाई देख लियो, तेरी जिम्मेदारी है, मुझे मत बोलियो कुछ भी। तो आज मुझे फ़ोन आया, रो रहा था, बोला तेरी वजह से मुझे चोट लग गई इतनी। मैंने बोला कि देख मैंने तेरे को पहले ही आगाह किया था, तू नहीं माना, स्कूटर ले गया, अब रोने से क्या फ़ायदा, अब रोने से क्या फ़ायदा को, यानी अब पछताने से क्या फ़ायदा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सीखते हैं, इंग्लिश में इसको व्हाट्स द यूज़ ऑफ बोलते हैं। व्हाट्स द यूज़ ऑफ को हिंदी में का क्या फ़ायदा है। रूल जानते हैं, नियम, फ्रेज बोलना है ये वाला व्हाट्स द यूज ऑफ, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करके ही बोलना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, या नाउन हो सकती है या कोई अन्य शब्द, अदर वर्ड, या सेंटेंस कंटिन्यूड हो सकता है। पहला सेंटेंस देखते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो बड़ा ही मशहूर मुहावरा है, आप जानते हैं, प्रचलित भी है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखिए मैंने एक और ईडियम यूज किया है, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है अब पछताने से क्या लाभ। मान लीजिए दूध है, दूध उबल रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया, छलक गया, गिर गया, अब उसको इकट्ठा तो कर नहीं सकते। मान लीजिए आपके हाथ लगकर ही आपका गिलास गिर गया और आप रो रहे हैं उसके लिए, तो कोई फायदा तो नहीं है ना, तो पछताने का कोई फायदा नहीं होता बाद में। चलिए मैंने इडियोमैटिक सेंस में सेंटेंस को बनाया है, आप इस सेंटेंस को सीधा भी याद कर सकते हैं, ठीक है, याद कर लो इसको। जब वह चली गई तो अब यहां आने का क्या फायदा। व्हाट्स द यूज ऑफ कमिंग। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया, समझ रहे हैं ना आप, कमिंग हियर। नाउ व्हेन शी इज गोन, शी इज गोन अपस्ट्रफी एस का मतलब यहां पर है शी हैज गोन, इज मत समझना इसको। अपने फोन को तोड़ने का क्या फायदा है, ऐसा करने से आपका गुस्सा तो खत्म नहीं होगा। व्हाट्स द यूज ऑफ ब्रेकिंग योर फोन, योर एंगर वॉन्ट। इसको ध्यान रखना, ये है वॉन्ट, वॉन्ट यानी विल नॉट बी ओवर बाय डूइंग दिस। चलिए लास्ट देखते हैं। जब कुत्ते को आपकी भाषा समझ ही नहीं आती तो उसे गाली देने का क्या फायदा। अब मेरे दिमाग में ऐसी सेंटेंस आया, मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, ये आमतौर पे होता ही है। व्हाट्स द यूज ऑफ अब्यूजिंग द डॉग व्हेन इट डजंट नो या फिर अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज को आप लिंगो भी बोल सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे भी बात करते हैं, कुछ तो उसका दिमाग खराब है और कुछ उसकी माली हालत भी खराब है, इस वजह से वह उभर नहीं पा रहा है। तो इसको आइए सीखते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ। पार्टली एक एडवर्ब है, आपको ध्यान रखना है। पार्टली का मतलब
कुछ, थोड़ा, अल्प, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो पार्टली मतलब कुछ, और यहाँ पर कुछ कारण से, यानी आप आंशिक रूप से, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं, यानी आप किसी मत से किसी हद तक आप अग्री कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन 100% यानी 100% आप सहमति नहीं जता सकते। तो इसी को आइए सीखते हैं। इसका नियम है रूल फ्रेज, यानी ये वाला फ्रेज पार्टली बिकॉज ऑफ लिखना है आपको, इसके बाद नाउन वन लिखनी है, एंड लिखना है, फिर फ्रेज यानी दोबारा से पार्टली बिकॉज ऑफ लिखना है, रिपीट करना है, उसके बाद नाउन टू, उसके बाद सेंटेंस। आइए देखते हैं सेंटेंस। कुछ तो फैंसी कपड़ों की कमी की वजह से, कुछ पैसों की कमी की वजह से वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगी। तो आइए इसको इंग्लिश में देखते हैं। फ्रेज लिखा पार्टली बिकॉज ऑफ, शॉर्टेज ऑफ द फैंसी ड्रेस, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपने एंड लिखा, इसके बाद फिर से फ्रेज लिखा पार्टली बिकॉज ऑफ, फिर से आपने नाउन लिखी शॉर्टेज ऑफ मनी, एंड उसके बाद सेंटेंस लिखा यानी वाक्य को लिखा, शी वॉन्ट बी एबल टू एंटर द कंपटीशन। आइए इसको मैं एक और बार पढ़ देता हूं। कुछ तो फैंसी कपड़ों की कमी की वजह से और कुछ पैसों की कमी की वजह से वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगी। इंग्लिश में अब मैं पढ़ता हूं इसको। पार्टली बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फैंसी ड्रेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी शी वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब विल नॉट, वॉन्ट बी एबल टू एंटर द कंपटीशन। अगला सेंटेंस देखते हैं। कुछ तो अच्छी जानकारी होने की वजह से और कुछ उसके विचारों की वजह से उसका चयन हुआ है। चयन यानी कि वह सिलेक्ट हो गया है। पार्टली बिकॉज ऑफ द कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस को हम जानकारी बोलते हैं, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज, आइडियाज को विचार बोलते हैं, ही गॉट द सिलेक्शन, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही वॉज सिलेक्टेड। अगला सेंटेंस। कुछ तो पागलपंती के कारण और कुछ उसे पंगे लेने की भी आदत है। इसको कैसे बोलेंगे? पार्टली बिकॉज ऑफ मैडनेस, मैडनेस मतलब पागलपंती, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ ही इज यूज्ड टू मैसिंग, ही इज यूज्ड टू मतलब कि उसे आदत है किस चीज की? उलझने की, लोगों से पंगे लेने की। तो दोस्तों आपको भी एक दो सेंटेंस बनाने हैं, खुद अपने दिमाग से बनाइए, उसको कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके लिखिए। मैं आपको बताऊंगा सही बनाया है आपने, गलत बनाया है। कोई भी दुविधा परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ लेना। कभी कभी हम ना कहानियां सुना रहे होते हैं लोगों को, और वो कहानी जग जाहिर होती है, यानी सबको पहले से ही पता होती है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा हो सकता है शुरुआती दौर का ना पता हो, तो वो आप बता रहे होते हैं, और उसके बाद आप अपनी बात कैसे खत्म करते हैं, बाकी तो सब आपको पता ही है, बाकी तो सब आपको मालूम है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीवन नोज दैट, एवरीवन नोज द स्टोरी, यानी सबको कहानी पहले से ही पता है। तो आप इस फ्रेज को भी बोल सकते हैं एवरीवन नोज दैट, यानी सबको पता ही है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ध्यान रखने वाली बात, आपको एंड से पहले कोमा जरूर लगाना है रिटन में। स्पोकन में तो कोई पंक्चुएशन मार्क होता नहीं, बोलते जाना है, और इसके बाद आप एंड लगाएं ना लगाएं चलेगा, लेकिन द रेस्ट इज हिस्ट्री आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पर सेंटेंस देखते हैं। हम कॉलेज में मिले, बाकी सबको पता ही है। वी मेट एट द कॉलेज एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। चलिए अगला देखते हैं। खैर हम तब मिले जब दिल्ली में मेरे एक सहयोगी ने हमारा परिचय कराया, बाकी सबको मालूम ही है। इसको कैसे करेंगे? वेल मतलब खैर। वी मेट व्हेन अ कलीग ऑफ माइन, कलीग यानी कि सहयोगी जो कि साथ में काम करता है, इन दिल्ली, दिल्ली में, इंट्रोड्यूस्ड मुलाकात करवाई, परिचय करवाया, अस एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। वेल वी मेट व्हेन अ कलीग ऑफ माइन इन दिल्ली इंट्रोड्यूस्ड अस एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अगला सेंटेंस। वह 2 साल पहले यहाँ आ गई, यानी यहाँ पहले रहने आ गई थी 2 साल पहले। पिछली गर्मियों में सोहन से मिली, और बाकी सबको पता ही है। He moved here 2 years ago, 2 years ago यानी 2 साल पहले। आपको ध्यान रखना है, कुछ लोग ना यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो बैक लिख देते हैं, या फिर मुंह से भी बोल जाते हैं 2 years बैक। बैक ये होता है पीछा, यानी आपकी कमर, पीठ। आपको बैक नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? अगो। मेट सोहन यानी सोहन से मिली,
लास्ट समर पिछली गर्मियों में, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं एक और बार पढ़ देता हूँ। ही मूव्ड हियर 2 years ago, met सोहन लास्ट समर एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब अगला सेंटेंस तो आपके लिए है, आप मुझे बना के दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। में कोई गलती हुई तो मैं वहीं पर आपकी करेक्ट कर दूंगा। चलिए इसको बनाइए। जब मेरी क्लास खत्म हुई तो मैंने रिसेप्शन पर उनके साथ बातचीत की, बाकी सबको पता ही है। जीवन में कभी कभी ऐसे भी मोड़ आते हैं कि आप अनिच्छुक हो किसी कार्य को करने के लिए, यानी आपकी इच्छा नहीं है उस कार्य को करने के लिए, या फिर आपकी परिस्थितियां ही विपरीत हो सकती हैं कि आप करना भी चाहें तो भी ना कर सकें। तो आप एक वाक्य बोलते हैं कि अगर मैं कर सकता तो कर देता। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई वुड इफ आई कुड। आइए इसी फ्रेज को सीखते हैं। बड़ा बेहतरीन फ्रेज है आई वुड इफ आई कुड। अगर मैं कर सकता तो कर देता। इसका कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है, या तो आप उत्तर के रूप में किसी को सीधा ही बोल सकते हैं आई वुड इफ आई कुड, या फिर इसके आगे सेंटेंस जोड़ सकते हैं, या सेंटेंस के बाद भी इसको बोल सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। सेंटेंस देखते हैं। छोटी सी कॉन्वर्जेशन है ए और बी के बीच में। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? कैन यू गिव मी 10,000 रुपीज या रुपीज 10,000। आप राइट कर सकते हैं बोथ वेज, वाइसे वर्सा। अगर मैं दे सकता तो दे देता। बी कहता है आई वुड इफ आई कुड गिव इट। चलिए अगली कॉन्वर्जेशन देखते हैं। क्या तुम मेरी शादी के लिए अदालत में गवाह के रूप में हाजिर हो सकते हो या फिर पेश हो सकते हो? ऐसा अमूमन देखा जाता है और होता भी है। कई बार लोगों की इच्छा होती भी है कि हाँ मैं गवाही देता हूँ, कई बार अनिच्छुक होते हैं, लेकिन बोथ वेज उनको मना करना पड़ता है। कैन यू अपीयर इन द कोर्ट फॉर माई मैरिज एज अ विटनेस। बी बोलता है अगर मैं पेश हो सकता तो जरूर होता, लेकिन मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं है। हो सकता है हो भी अनिच्छुक हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं। इट वुड हैव बीन इफ आई कुड हैव अपीयर्ड। तो वुड और कुड सेंटेंस को ढंग से देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे इसको निर्मित किया है। आई कुड हैव अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब पेश होना होता है, हाजिर होना, बट आई डोंट हैव एनी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसको हम पहचान पत्र बोलते हैं। एक सेंटेंस मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, आप उसकी ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था तो वहां पर आपको ट्रांसलेट करना है। कोई गलती होगी, करेक्शन करनी होगी, वो मैं कर दूंगा। आपने वो सारी पुरानी मूवीज देखी होंगी, पुरानी फिल्में देखी होंगी, उनके अंदर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती थी, लड़के को लड़की से प्यार हुआ, लड़का हो गया दीवाना लड़की के पीछे, फिर लड़के की माँ आती है, वो बोलती है पता नहीं इस कलमुही ने क्या जादू कर दिया मेरे लड़के के ऊपर, ये तो उसके पीछे मरा ही जा रहा है। तो मरा ही जा रहा है को हम इंग्लिश में डाइंग टू या फिर डाइंग फॉर बोलते हैं। अगर आपने मेरा प्रेपोजिशन का वीडियो जिसमें डाई, डाइज, डाइड, डाइंग और आगे प्रेपोजिशन कौन सी इस्तेमाल की जाए, इन की जाए, फ्रॉम की जाए, बाय की जाए, टू की जाए, फॉर की जाए, कोई अपने देश के लिए मरा है, कोई खाने की वजह से मरा है, कोई खून की कमी की वजह से मरा है, कोई बीमारी की वजह से मरा है, तो ये सब मरा है, समझ रहे हो। इसमें समझाया है जो कि आप कार्ड से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा मेरा पूरा वीडियो भी देखिए। आइए इस वीडियो में हम फ्रेज को सीखते हैं। डाइंग टू या फिर डाइंग फॉर, पाने के लिए मरा जा रहा हूं, यानी ये असलियत में मरना नहीं है, बट ये एक तरीके से ना कृत्रिम रूप से आप बोल रहे हैं एम्फेसाइज करने के लिए, ताकि सामने वाले को आपकी ईगरनेस, यानी जो आप उसके पीछे ना पड़े हुए हो, तत्परता, जिसको हम तड़प बोलते हैं, ठीक है, ये वो चीज है। तो इसमें जो नियम है वो ये बोलता है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस का निशान लगा देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब। डाइंग फॉर, जब भी फॉर आएगा तो आपको ध्यान रखना है आगे नाउन होगी, और नाउन कौन सी होगी, जेरेंड वाली। जेरेंड यानी उसमें आईएनजी लगकर वर्ब नाउन बन जाती है, तो वो होगी। इसके बाद अगला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और डाइंग के साथ अगर टू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जोड़ देंगे। बड़ा ही सिंपल सा रूल है। आइए पहला यहां पर देखते हैं सेंटेंस। मैं तुम्हारी खबर सुनने के लिए मरा जा रहा हूं। असलियत में नहीं मर रहा है, मतलब तड़प लग रही है, उसको खुजली हो चुकी है। आई एम डाइंग टू हियर योर न्यूज। देखिए डाइंग टू आया ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिनिश, उसके बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस को बोलते जाइए। मैं कुछ खाने के लिए मरा जा रहा हूं। आई एम डाइंग फॉर, देखिए डाइंग फॉर समथिंग टू ईट।
मैं कुछ मीठे में मंगाने के लिए मरा जा रहा हूँ। खाने के बाद ऑर्डर करते हैं ना, कुछ मीठे का मन कर रहा है, स्वीट टूथ हो जाता है, तो फिर हम बोलते हैं आई एम डाइंग टू ऑर्डर सम डिजर्ट्स। खास तौर से आपको ध्यान रखना है, ये जो शब्द है बहुत सारे लोग, मैंने भी रेस्टोरेंट्स में बैठ के सुना है, उनको बोलते हैं कि डेजर्ट में क्या है। अरे डेजर्ट समझ लो, डेजर्ट तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तो रेत मिलेगा, वो पूछ रहे हो आप रेत, ठीक है, आप छोड़ दो उसको। इसमें डबल एस होता है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है आपने, और इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण होता है डिजर्ट, ठीक है, तो इसको मिठाई बोलते हैं, डिजर्ट। चलिए यहाँ पर समझते हैं, वह खरीदारी के लिए मरी जा रही है। ये तो आम तौर पर लड़कियों के साथ होता ही है, शॉपिंग के लिए दीवानी होती हैं वो। तो शी इज डाइंग फॉर शॉपिंग। वह एक प्याला कॉफी के लिए मरी जा रही है। ये सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में मुझे कन्वर्ट करके देंगे, यानी ट्रांसलेट करके बताएंगे, सही होगा गलत होगा मैं वहीं पर बता दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर अभी तक नहीं किया या पहली बार इस चैनल पर पधारे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।